आगे जो पढ़ना है उसमें अगर दो रेखाएं दी गई और वे एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा, ये पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, ये तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेदित कर रही है। ये ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है और ये एम और एन बिंदु के दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही, काट रही है। तो क्या होगा अगर दिया है इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, तो इसमें कई कोण बनेंगे। ये कोण एक मान लिया जाए, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सातवें नंबर का कोण, ये आठवें नंबर का कोण। तो इसमें क्या होता है कि अगर दो समानांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा, जैसे यहाँ पे तिर्यक रेखा ईएफ क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो पहला होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें बता दीजिए। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर हम देते हैं तो पहला करेस्पॉन्डिंग एंगल हमारा हो जाएगा 2 और 6 है, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसके बराबर होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। दूसरा है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। तीसरा करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। और चौथा करेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ठीक, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये 2 वाला जो है 6 वाले के बराबर होगा। ठीक, ये 3 वाला जो है ये 7 वाले के बराबर होगा और ये 1 वाला जो है ये 5 वाले के बराबर होगा और 4 वाला जो है 8 वाले के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये अगर दो सरल रेखाएं, दो समानांतर रेखा कौन सी है, ए बी और सी डी। समानांतर की परिभाषा क्या होती है कि इन दोनों रेखाओं को अनंत तक दोनों तरफ चाहे जितनी भी दूरी तक बढ़ाए वह क्या करेंगी, एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, एक दूसरे को कहीं भी काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये समानांतर रेखाओं की खासियत होती है, उनको कितनी भी दूर बढ़ाया जाए वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, अल्टरनेट माने कि एकांतर, एक का अंतर देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर माने अंतर, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल कौन कौन से होंगे, अल्टरनेट अगर इंटीरियर एंगल हम लेते हैं तो अल्टरनेट माने एक का अंतर, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। इंटीरियर माने दोनों समानांतर रेखाओं के अंदर का बना हुआ कोण, तो ये हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। और दूसरा हो जाएगा, इसमें दो एंगल है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये बात हमारे पास सामने आएगी। और तीसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल।
एक्सटीरियर माने बाहर के जो कोण है वह आपस में बराबर, जैसे एंगल 1 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा और एंगल 2 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, इसके मान के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब हुआ जो समानांतर रेखाओं के बाहर एकांतर कोण बने से, इसके एकांतर क्या ये इस साइड है, दूसरा इस साइड है, तो एक का 7 हो जाएगा और दो का 8 हो जाएगा। एक का 7 और दो का 8 जो होगा ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। अब इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड क्या होगा? इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड एंगल 4, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, सेम साइड के इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 6। अब देखिए इसमें 3-4 बातें सामने आई। पहली बात कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे होता है कि एंगल 1 जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 5 के। एंगल 1 जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है 5 के। मतलब एक सरल रेखा पर दो समानांतर रेखाएं एक ट्रांसवर्सल काटे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर उसके बाद क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर, इंटीरियर माने अंतः, एंगल्स माने कोण। एकांतर अंतर कोण मतलब एंगल 4 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर। ये हमने दूसरी चीज देख ली। अब उसके बाद हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? एंगल 1 एंगल 7 के बराबर, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर। और इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड जो होंगे, सेम साइड मतलब कि जो हमको तिर्यक रेखा काट रही है उसकी एक तरफ बना हुआ कोण, जैसे 4 और 5 है और 3 और 6 है, अगर इनको जोड़ा जाए तो इनका मान 180 अंश आना चाहिए। मतलब कि 4 धन 5 बराबर करें तो 180 आए और एंगल 3 प्लस एंगल 6 करें तो उसकी वैल्यू भी क्या है? 180 डिग्री प्राप्त हो। तो ये चीजें क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है। क्लियर हुआ? अब इतनी बात हमको इसमें, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जिम्स बता रही है। अब इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, जैसे ये है, हमने फिगर बनाया था, ए बी सी डी ई एफ एम एन। ठीक, अब इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड क्या होगा? ये वाला होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हुआ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड हुआ। हेलो, ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड कहलाएगा। अब इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड में क्या खासियत है कि इसको हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर यानी क्रमागत इंटीरियर या एलाइड एंगल्स या को इंटीरियर कहते हैं। इसको हम एलाइड इंटीरियर के नाम से भी जानते हैं, को इंटीरियर के भी नाम से जानते हैं और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि 3-4 नामों से अगर आपको पूछा जाता है तो एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक, हमने पहला एग्जिम्स आपको बता दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जिम्स जो होती है ये कह रही है
कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर दो समानांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर गिवन एंड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, then corresponding angles are equal. This is corresponding angles exist. इसको हम corresponding angles are exist कहते हैं। ठीक है, ये पहली हमारी exist है। फिर उसके बाद दूसरा जो दिया है, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal. Alternate interior angles are equal. Alternate interior angle का मतलब हुआ एंगल ये जो है एंगल इसके बराबर होगा। बात को ध्यान रखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब एक तो आपको प्रूफ भी करके दिखा दें। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इसके हुआ और ये वाला अल्टरनेट इसके हुआ। ठीक है, करा है AB parallel CD and EF. EF is transversal, then तब क्या होगा, एंगल DMF is equal to एंगल CNE। ये अल्टरनेट एंगल है और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा एंगल AMF, एंगल AMF मतलब ये वाला एंगल AMF बराबर होगा DNE, बराबर एंगल DNE। ये इसके क्या है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब कैसे होंगे, अब देखिए, एंगल BMF is equal to एंगल AME। एंगल AME मतलब इसके बराबर होगा। क्यों होगा बता सकते हैं, BMF AME के बराबर क्यों होगा, हमने क्यों लिखा है कि BMF AME के बराबर है। हेलो शीर्षा अभिमुख कोण है? हाँ, वेरी गुड। ये शीर्षा अभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। दूसरी चीज क्या है, एंगल AME इक्वल टू हो जाएगा एंगल ENC या एंगल CNE। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिस है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिस से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर बात समझ आ रही है। ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इसी तरह ये वाला कोण इसके बराबर है। क्यों, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिस कहती है कि इफ टू लाइन आर पैरेलल एंड देन एक ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्ट देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तब कहती है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, यहाँ हमको दिया गया गिवन में है AB पैरेलल CD एंड EF इज ए ट्रांसवर्सल, ये हमारा गिवन में है। तो अगर ये दिया गया है पहले से, तो अगर दो लाइन पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है और
CF इसको ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हुआ क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल का निर्माण हो रहा है। AME और CNE ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल का निर्माण कर रहे हैं। AME का मान CNE के बराबर हो गया, यानी कि BMF, AME किसके बराबर है? BMF के बराबर है। एंगल BMF बराबर एंगल CNE। BMF किसके बराबर हो गया? CNE के बराबर हो गया। मतलब कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। कहने का मतलब कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर हो गया कि नहीं? अल्टरनेट एंगल्स क्या होगा? इसके इक्वल हो जाएंगे। ठीक। अब इसमें आगे एक चीज और थ्योरम, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that each pair of alternate angles are equal, ये हमने बता दिया। फिर ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करे पैरेलल लाइन को, तो एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे? उसके आपस में बराबर होंगे। सारे एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। हम इसी तरह क्या कर सकते हैं? इसको प्रूव कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं प्रॉब्लम। तो अब चलिए हम एक्सरसाइज 6.2 बता रहे हैं। ये चीजें जो बताई गई हैं इनको ध्यान रखिएगा। इन्हीं का उपयोग करके एक्सरसाइज 6.2 बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खोल लीजिए, देखिए एक फिगर बना है। AB CD और ये मान लीजिए M है, ये N है, की रेखा है, इसका अपने मन से नाम रख लीजिए। ये 30 डिग्री, ये X डिग्री, ये Y डिग्री, अब कह रहे हैं एक्स वाई की वैल्यू बताओ। ए बी पैरेलल सी डी दिया है, ए बी पैरेलल सी डी एंड ओ पी इज ट्रांसवर्सल। हम अपने मन से नाम लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि नाम सवाल लगाने के लिए हम अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? एंगल एम एन डी, एंगल एम एन डी इज इक्वल टू एंगल सी एन पी, सी एन पी। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए क्या हो जाएगा? एम एन डी, एम एन डी मतलब वाई बराबर हो जाएगा, एंगल वाई बराबर 130। 130 दिया, कितना दिया? बोलो। हाँ 130 दिया, या 30 नहीं दिया या 50 दिया, ध्यान देना। तो 130 डिग्री के बराबर ये हो जाएगा। अब अगला क्या है? ये इसके बराबर हो गया अगेन एंगल ए एम एन, एंगल ए एम एन इक्वल टू एंगल बी, सॉरी डी एन एम, डी एन एम। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। कहने का मतलब ए एम एन जो हमने लिखा है एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू 130 डिग्री। यही हमारा एक्स वाई दोनों का आंसर आ गया। एक्स वाई दोनों का आंसर क्या हो गया? 130 अंश के बराबर हो गया। हमने एक तरीका से ऐसे लगाया, ये सवाल पूर्णतः सही है। दूसरा तरीका एक लड़का लगा रहा था, उसने बताया कि सर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो एक लाइन के एक तरफ बने हुए कोण का मान 180 अंश होता है। तो ये क्या होगा? ये वाला प्लस एक्स बराबर 180 अंश के 50 धन एक्स बराबर 180। तो 180 मतलब ये हो गया कि 180 में से 50 घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू 130 डिग्री आ गई। अगेन AB पैरेलल CD और OP is transversal, then alternate interior angles are equal, x equal to x y, so angle y equal to 130 डिग्री। ऐसे भी अगर कोई लड़का लगा के आता है परीक्षा में तो दोनों तरह से उसका सवाल क्या है? सही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दोनों साइड से उसका सवाल क्या है? सही है, उसको हम गलत नहीं मान सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तीन लाइन्स दी गई, 1 2 3 AB CD EF। और यहाँ पे एंगल्स दिया है एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। ठीक, और हम यहाँ पे मान ले रहे हैं यम यन ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये जीएच रेखा हमने अपने मन से नाम लिख लिया, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसमें दिया है AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, और दूसरी बात दी है CD पैरेलल EF, CD पैरेलल EF। कहने का मतलब AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है। कहने का मतलब तीनों रेखाएं क्या है? AB पैरेलल CD पैरेलल EF। ये तीनों रेखाएं क्या है? आपस में समानांतर है। ये इस तरह की जो दो लाइन खींची जाती है, ये समानांतर को प्रदर्शित करती है। ये इस तरह की जो दो लाइन खींच रहे हैं हम चिन्ह के लिए, तो वह समानांतर को प्रदर्शित कर रही है। वाई रेशियो जेड दे रखा है, वाई रेशियो जेड इक्वल टू दे रखा है 3:7, 3:7। 3 और 7 का अनुपात है वाई और जेड में। अब देखिए y और z में 3 और 7 का अनुपात है और हमको ये मान निकालने हैं। तो अब कैसे निकाल लेंगे? अब देखिए एंगल EON और एंगल NOF ये किसके बराबर है? अब देखिए एंगल CNM, एंगल CNM is equal to एंगल EON। EON क्यों होगा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर क्यों हो जाएगा? क्योंकि CD पैरेलल EF और ये जो है ट्रांसवर्सल है, NO क्या हो रही है? एक ट्रांसवर्सल है, ये कट कर रही है ट्रांसवर्सल। ये इसलिए है कि CD पैरेलल EF
and NO is transversal, then corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. ठीक, corresponding angles क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो अब हम मान लेंगे लेट y इक्वल टू 3x और z इक्वल टू 7x, और इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं कि नहीं? एक तरफ सरल रेखा के बने हुए क्या है? कोण है. दो कोणों का योग, एक तरफ बने हुए सरल रेखा के दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है. तो हम इसको लिख देंगे 3x प्लस 7x इक्वल टू 180. इट इम्प्लाइज 10x इक्वल टू 180. ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 180 बाई 10, दिस इक्वल टू 18 डिग्री. 18 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई. आधी तो मैंने निकाल लिया है, बहुत अच्छी बात है. अब 18 डिग्री वैल्यू आ गई. अब हम इससे क्या करेंगे? हर एक का मान लिखेंगे. y की वैल्यू क्या है? 3x है. y इक्वल टू 3 क्रॉस 18, ये हो जाएगा 54 डिग्री. z इक्वल टू 7 क्रॉस 18 बराबर 126 होगा कि नहीं? 126 डिग्री z की वैल्यू आ गई. अब हम पुनः करेंगे एंगल x प्लस y. यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y बराबर हो जाएगा कितने के? ये भी 180 अंश के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसके, और ये रेखा इसको काट रही है. तिर्यक रेखा है, ये ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने हुए कोणों का, दो लाइन अगर पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा. तो y का मान हमको मालूम है 54. तो x का मान कैसे निकलेगा? प्लस x बराबर 180, और ये हमारा हो जाएगा x बराबर 180 माइनस 54, ये बराबर हो जाएगा 126. तो x की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 126 के बराबर आ जाएगी. क्लियर हो गया कि नहीं? ये सवाल में यही हमको बताना था, x y z का मान निकालना था. ये लाइन इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल ये वाली लाइन है. ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है. y और z का अनुपात दिया है, ये दिया है 3:7. हमको क्या है? y का मान इस एंगल के y के मान के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल से एक दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं. तो ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो गए, यानी ये y तो ये भी y हो गया. y प्लस z जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहा है. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाने का क्या होगा? इसका मान 180 अंश के बराबर होगा. हमने मान लिया कि y का y रेशियो z दिया है 3:7. हमने मान लिया y बराबर है 3x, z बराबर है 7x. तो 3x प्लस 7x मतलब 10x बराबर 180 डिग्री के. तो x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई. x की वैल्यू से हमने y की वैल्यू निकाली 54 डिग्री, z की वैल्यू 126 डिग्री. अगेन क्या है कि अगर कोई दो समानांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काटे, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, तो एक तरफ बने हुए अंतःकोणों का योगफल 180 अंश के बराबर आएगा. ये वाला कोण y और x का मान मिलके कितना हो जाएगा? 180 अंश के बराबर हो जाएगा. तो y का मान हम ऑलरेडी 54 निकाल चुके, तो x का मान 126 हो गया. यानी x इक्वल टू z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 126 डिग्री, और y इक्वल टू 54 डिग्री. यही हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का. क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 3 है. मुझे लग रहा है कि कोई डाउट अपना गया होगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. इसमें इस तरह का कुछ फिगर दिया है.
जी, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, और दूसरा दिया है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी को बेंच का दिखाई दे रहा है वहां पे, ठीक। करा एंगल जी ई डी, जी ई डी मतलब ये वाला एंगल जी ई डी इक्वल टू दे रखा है 126 डिग्री, 126 डिग्री। कह रहा है कि फाइंड करें एंगल ए जी ई, और दूसरा हमको निकालना है एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, और तीसरा हमको निकालना है एंगल एफ जी, एंगल एफ जी ई। तीन एंगल्स हमको निकालना है। अब देखिए क्या ए जी ई निकालना है। अब हम यहाँ सीधे लिख देंगे ए बी पैरेलल सी डी एंड is transversal, ट्रांसवर्सल। क्या होगा, ये बात हम जरूर लिखेंगे, ये नहीं डायरेक्टली आंसर लिख देंगे तो हमारा नंबर नहीं मिलेगा। ईजी ट्रांसवर्सल है तो ये क्या होगा, ये वाला कोण ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, जी ई डी बराबर क्या हो जाएगा 126 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेते हैं, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ मतलब ये वाला कोण, एंगल जी ई एफ इक्वल टू क्या होगा, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, है ना, एफ ई डी, ये जी ई डी, ये बड़े वाले कोण में से आई वाला 90 वाला घटा दें तो हमारा एंगल जी ई एफ का मान निकल जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 126 माइनस 90 डिग्री, दिस इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री। 36 डिग्री हमारा जी ई एफ का मान निकल गया, तो एंगल जी ई एफ बराबर हो गया 36 डिग्री, ये 36 डिग्री के बराबर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन है एफ जी ई, एफ जी ई की वैल्यू क्या होगी। अब एफ जी ई हमको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो एफ जी ई के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और ट्रायंगल के सभी कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे ए बी पैरेलल सी डी एंड एफ ई इज ट्रांसवर्सल एंड एफ ई इज ट्रांसवर्सल, देन या परपेंडिकुलर लिख लो, एफ ई परपेंडिकुलर सी डी, एफ ई परपेंडिकुलर सी डी, ट्रांसवर्सल लिखोगे तो भी सही है, वैसे भी सही है। तो क्या हो जाएगा, देन एंगल जी एफ ई इक्वल टू 90 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी of triangle, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल EFG, ये क्या होगा, GEF, एंगल GEF प्लस एंगल EFG प्लस एंगल FGE, एंगल FGE बराबर 180 अंश। तो हमने इसको निकाला है 36 GEF को,
36 प्लस 90 प्लस एंगल एफ जी ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल एफ जी ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126। ये 126 घटा देंगे तो 54 डिग्री आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54 हो जाएगी, क्योंकि 126 में 54 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक, तो ये 54 डिग्री हो जाएगा। हमको आशा है कि इतनी बात आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ गई।